हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू डी टारगेट पे। आज हम देखेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि जैसा कि आप सभी जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसका प्री वाइक्यू क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे इम्पॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ। तो चैनल पे जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। सेम क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और 30 क्वेश्चन में से बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। तो बताइएगा, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। तीसरा है संवाद एवं परिचर्चा। चौथा ऑप्शन हो जाएगा दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली एक शिक्षण प्रणाली नहीं है, तो नहीं पूछा है, तो नहीं पे विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जो गलत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो समाजीकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जुड़ना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा विभेदीकरण। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का एक जिम्मेदार क्रियाशील सदस्य बनाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे समाजीकरण कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो सही बताना है। तो पहला है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। दूसरा है, परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। तीसरा है, मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता पर्यावरण की क्या भूमिका होती है। तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण बच्चे के विकास में दोनों की भूमिका बराबर होती है, इसलिए दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। दूसरा है, विद्यार्थी के ज्ञान द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तीसरा हो जाएगा, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। तो केवल संरचनात्मक आकलन। दूसरा है, केवल संकलनात्मक आकलन। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक आकलन। 4 ऑप्शन हो जाएगा, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल होता है, तो विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों का योगदान होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षक कक्षा में पढ़ाने में ध्यान देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? तो पहला है बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। दूसरा है पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटकर। तीसरा है उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। चौथा ऑप्शन हो जाएगा उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। एक शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों को किस प्रकार बच्चों के साथ बर्ताव कर सकते हैं? तो उनसे बात करके, बच्चे से बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके जान सकते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनावादी उपागम बताता है कि संरचना के लिए ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। तो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड, यंत्रवत याद करना। तो संरचनावादी उपागम बताता है कि संरचना के लिए ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। तो वह क्या हो जाएगा? तो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे इम्पॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजा अनुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो संवाद के द्वारा बच्चों के इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। दूसरा है बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। तो बच्चों के विचारों को खारिज नहीं करना है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है बच्चों के विचारों एवं सिद्धांत को अनदेखा करना चाहिए। बच्चे के विचार को अनदेखा भी नहीं करना है, इसलिए तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि यह विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। तो बच्चों को डांटना भी नहीं चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा कि बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजा अनुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। तो संवाद के द्वारा बच्चों के इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार बता सकता है, संबोधित कर सकता है? तो पहला है आंकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का उपयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। तो बच्चों के रटने पर बल देना नहीं है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके का प्रयोग करना। तो बच्चों को निर्देश भी नहीं देना है, एक ही तरीके से सिखाना भी नहीं है, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना, उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। तो बच्चों को अत्यधिक गृह कार्य भी नहीं देना है, उन पर भार भी नहीं देना है, इसलिए तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सख्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो यही आपका राइट आंसर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो बताएगा अपसारी चिंतन पर बल देकर। दूसरा है अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके। तीसरा हो जाएगा अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। चौथा ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। तो एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो उसे अपसारी चिंतन पर बल देकर। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? तो पहला है बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। दूसरा है बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ाना।
तीसरा है निर्देश देने के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। कौन सा कारक सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है, तो वह हो जाएगा इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। दूसरा है क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। तीसरा है प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलब्धियों में विभाजित करना। तो कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा सही। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो ये आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को इन स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उनके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए, तो बताइएगा। पहला है इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। दूसरा है विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। तीसरा है विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। चौथा ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करनी चाहिए। तो यही आपका राइट आंसर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो बताएगा यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। दूसरा है अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। दूसरा बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। तो बच्चों को अपाहिज एवं मंद बुद्धि आदि के रूप में वर्गीकृत नहीं करना चाहिए। दूसरा है केवल प्रतिभाशाली योग्य बच्चों पर ध्यान देनी चाहिए। तो ऐसा भी नहीं करना कि केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो एक समावेशी कक्षा में बच्चों को क्या करना चाहिए, तो यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा अपनी योग्यता और शक्ति से सीखने की क्षमता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की कौन सी संस्था है, तो मनोवैज्ञानिक एजेंसियाँ, प्राथमिक एजेंसियाँ, मध्य एजेंसियाँ, द्वितीयक एजेंसियाँ। तो बच्चे का परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे के समाजीकरण की कौन सी संस्था होगी, तो वह हो जाएगा प्राथमिक एजेंसियाँ। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है, तो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। दूसरा है एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करते हैं। चौथा ऑप्शन हो जाएगा द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है, तो दोनों के बीच एक गतिशील और पारस्परिक क्रिया होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो बताइएगा विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी संवेगिक स्वास्थ्य, तीसरा है शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, चौथा ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं,
तो ये सभी कारक जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो सामाजिक परस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बारंबार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार कल्पना करना और निगमनात्मक तर्क करना किस अवधि में विकसित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 4 स्टेज होती है उसमें। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? तो समायोजन, अनुकूलन, संगठन, परिपक्वता। तो पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, संगठन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बताइएगा, केवल रोजगार अवसर प्रदान करना, दूसरा है समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना, तीसरा है धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा छात्रों को केवल पाठ्यक्रम सामग्री याद कराना। तो भारतीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य होता है समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? तो पहला है ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दूसरा है दृश्य स्थानीय परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, तीसरा संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल, सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा पैटर्न को खोजने की एवं तर्क करने की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति में क्या विशेषताएं होती हैं? तो उसमें पैटर्न खोजने और तर्क करने की क्षमता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो बताइएगा, ये विभिन्न संस्कृत संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है, दूसरा है समकालीन सामाजिक संरचना, मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह सामाजिक संरचना है, तीसरा है यह कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं, उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय होता है? इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, समकालीन सामाजिक संरचना, मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना होती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो पहला है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से गति होता है, दूसरा है अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, तीसरा है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोच प्रारंभ कर देते हैं, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अधिगम मुख्य रूप से संवेदी चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है?
तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं बाल्यावस्था में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। दूसरा है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। तीसरा है, कक्षा में अत्यधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। तो सीखना एक समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीख सकें, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई एक किसके सूचक है? तो एक शालीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, अधिगम असक्तता वाले विद्यार्थी के, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, अधिगम असक्तता वाले विद्यार्थी के ये लक्षण होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता डैश को चाहिए समझना। एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा, एक गुण और साधन, एक रुकावट। तो अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को क्या समझना चाहिए? तो ये गुण और साधन समझना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों को समझ, परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है? तो घोषणात्मक ज्ञान, एपिसोडिक प्रकरणात्मक ज्ञान, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्यों की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ, परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है? तो वह अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा? तो पहला, छोटे मुद्रण वाले चित्रों वाली पुस्तकें। दूसरा है, शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग। तीसरा, स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, बोर्ड पर लिखित निर्देश। तो कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं जाके देखिए, प्लेलिस्ट बन चुकी है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसे ज़रूर देखिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।